Good morning, everyone. Now we start the classes. जो भी थोड़ा लेट हो गए हैं, they will hear the audio video recording. तो कल जो एक लास्ट में क्वेश्चन दिया था आर्टिकल 12 के कंटेक्स्ट में कि the word other authorities given in article 12 defining state for the purpose of directive principles and fundamental rights needs to be given widest interpretation to strengthen our political democracy and also the concept of welfare state. क्या आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर लिखा? केवल एक ने बताया कि हाँ हमने लिखा। जो अनुच्छेद 12 है और उसमें शब्द है अन्य प्राधिकार, इस शब्द की व्याख्या विस्तृत ढंग से की जानी चाहिए ताकि हम इस समय जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है, जो आर्थिक उदारीकरण है, जो निजीकरण की व्यवस्था लगातार बढ़ती जा रही है, उस संदर्भ में इसकी व्याख्या को विस्तृत किया जाना आवश्यक है। तभी जाके हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राजनीतिक लोकतंत्र और जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, इंडिया एज ए वेलफेयर स्टेट, इसको हम और मजबूती दे पाएंगे। अदरवाइज धीरे धीरे इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, एडवर्स इम्पैक्ट ऑन दिस कंसेप्ट, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का या हमारे पूरे सेटअप का सिस्टम का मूल आधार है। Everything what has to be done in India, whether by the courts, executive और legislature, सबका उद्देश्य है कि डेमोक्रेसी को मजबूत करना और वेलफेयर स्टेट कंसेप्ट को मजबूत करना। डेमोक्रेसी मतलब रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी मतलब इक्वालिटी, डेमोक्रेसी मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, न्यायोचित वितरण हर संसाधन का, हर अवसर का, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मनमानेपन कृत्यों पर रोक, ये सारी बातें आपकी डेमोक्रेसी एंड वेलफेयर स्टेट कंसेप्ट में आ जाती हैं। तो आप आंसरिंग करेंगे तभी आपकी जो बुद्धि है, होराइजन है, जो सोचने का जो दायरा है, वो आपका बढ़ेगा। वही इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन को इतना डिटेल पढ़ने का मकसद ही ये है कि योर फैकल्टीज मस्ट ओपन, आपके इंद्रियों का भी विकास विस्तृत होना चाहिए। आपके इंद्रियां हर चीज का व्याख्या विस्तृत ढंग से करें, कहीं पर भी संकुचित आपकी इंद्रियां वर्क ना करें। That is what is democracy and that is what is concept of welfare state. और जैसा कि you should have as a judge should not know the law only. न्यायाधीश को केवल विधि से ही मतलब नहीं है, समाज में क्या है, समाज में क्या हो रहा है, लोकतंत्र में क्या हो रहा है, कल्याणकारी राज कंसेप्ट में क्या हो रहा है, इसकी अवधारणा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो न्याय को और अच्छे ढंग से वो प्रतिपादित कर पाएगा। इसलिए इन सब बातों को जितना अपना दिमाग अपना खोलेंगे, यू विल बी अ बेटर जज। और धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि जज का काम जस्टिस देना ही है, उसका दिमाग किसी भी भ्रष्टाचारी चीजों पर नहीं जाना चाहिए। जितना ज्यादा उसका विकास होगा बुद्धि का, वो समझ जाएगा कि जितना ज्यादा दायित्व, जितना आपको सेटिस्फेक्शन, जितना आपका प्रोग्रेस, जितना आपका फेम, डेवलपमेंट, वो जस्टिस डिलीवर करने से होगा, ना कि करप्शन से, पैसा कमाने से, जो कि प्रवृत्ति काफी बढ़ चुकी है। वो इसलिए कि बुद्धि का विकास नहीं है उनका। तो आपको सबसे ज्यादा डिलाइट, सबसे ज्यादा संतुष्टि जस्टिस डिलीवर करने में मिलना चाहिए। वो तभी होगा जब आपको हर चीज का ज्ञान हो चुका रहेगा कि हाँ देखिए ये है, ये लिमिटेशन है,
मेटेरियलिस्टिक चीजों का एक लिमिटेशन है। आपके पास 10 करोड़ नहीं है, 20 करोड़ नहीं है, 100 करोड़ नहीं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर एक पर्सन को भी आप जस्टिस दे लेते हैं अगर अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग एंड करप्ट पर्सन, तो आपके हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा है वो। इसलिए चीजों को लिखिए, समझिए और आपकी बुद्धि एकदम विस्तृत रहे। चलिए एनीवे, लिखिएगा उसको। नाउ स्टार्ट विद आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13। आर्टिकल 13 ही वह अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकारों को बाकी अधिकारों से अलग करता है। बाकी जो अधिकार आपने देखे, ह्यूमन राइट्स, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, इन राइट्स की तुलना में फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को जो विशेष स्थान देता है हमारे संविधान में और पॉलिटिकल सिस्टम में, वो आर्टिकल 13 ही है। अनुच्छेद 13 ही वह प्रावधान है जिसने फंडामेंटल राइट को एक स्पेशल स्टेटस दे रखा है। इसलिए आर्टिकल 13 हैज टू आल्सो बी स्टडीड वेरी इलेबोरेटरी। और आर्टिकल 13 लिखिए। आर्टिकल 13 में कौन कौन सी बातें आ रही हैं, लिखिए। पहला, लॉज इन फोर्स। हिंदी में इसका अर्थ देख लें, लॉज इन फोर्स का मतलब क्या है। लॉज इन फोर्स एक शब्द है। दूसरा, लॉ, विधि, एक शब्द है। तीसरा है टू द एक्सटेंट इट वायलेट्स, जिस सीमा तक उल्लंघन करता है, यह शब्द, टू द एक्सटेंट इट वायलेट्स। और फिर अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का संशोधन। फिर क्या संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13(2) में जो लॉ, जो विधि परिभाषित है, उसके अंतर्गत आता है कि नहीं आता है। वेदर एन अमेंडमेंट एक्ट, अ लॉ मेड अंडर अमेंडमेंट, वेदर अ लॉ मेड अंडर आर्टिकल 368 अमेंडमेंट, वह अनुच्छेद 13(2) में लॉ की परिभाषा के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, ये आपको स्टडी करना है। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक्करण का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आच्छादन का सिद्धांत। फिर आपका है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, वेवर, WAIVER, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। वेवर मतलब छोड़ देना, माफ कर देना, आता है ना। लोन वेवर, सरकार ने किसानों के लिए लोन वेवर स्कीम चलाई है, मतलब ऋण माफी की। WAIVER, वेवर मतलब माफी, छोड़ देना। यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर से मतलब है, क्या कोई व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट्स को छोड़ सकता है या लेने से मना कर सकता है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग द वेल, LIFTING, लिफ्टिंग द वेल, VEIL। ये कंपनी लॉ में भी काफी टर्म यूज होता है, लिफ्टिंग द वेल। वेल मतलब कोई अगर ऊपर से चादर चढ़ा रखी है, आप कहना आप कर कुछ और रहे हैं लेकिन एक चादर चढ़ाकर उस बात को छुपा रखा है। वेल मतलब घूंघट, आप हटा देंगे तो कुछ और है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में और लिफ्टिंग द वेल में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो 4 सिद्धांत आपको पढ़ने हैं ये आर्टिकल 13 में ही। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्लोकन का सिद्धांत। तो आर्टिकल 13 में इतनी बातें हैं जो आपको समझना है। और ऑलमोस्ट क्या है, ऑलमोस्ट निकाल दीजिए, एवरी ईयर प्रीलिम्स में हर वर्ष सवाल आता है इसमें से, और मेंस में भी हर 2-3 साल के बाद एक बार सवाल फुल क्वेश्चन आर्टिकल 13 पर आता है। तो आर्टिकल 13 में आपको पढ़ना है, पहली चीज इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल 13,
अनुच्छेद 13 का महत्व, और जो मैंने बता दिया अनुच्छेद 13 ही मौलिक अधिकारों को बाकी अधिकारों से अलग करता है, विशेष दर्जा देता है, एक इम्पोर्टेंस देता है। आर्टिकल 13 अगर हट जाए तो भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं वो भी जस्ट लाइक एनी अदर राइट हो जाएंगे। फिर लॉ, लॉज इन फोर्स, वेदर एनी लॉ मेड अंडर आर्टिकल 368, क्या अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संशोधन अधिनियम की विधि है, क्या वह अनुच्छेद 13 के विधि की परिभाषा में आता है, ये आपको स्टडी करना है। फिर क्या फंडामेंटल राइट्स का संशोधन हो सकता है, कैन फंडामेंटल राइट्स बी अमेंडेड, और उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों लिखिए, तभी वो आपका इंग्लिश का पेपर अच्छा होने जा रहा है। सेवरेबिलिटी मतलब पृथक्करण का सिद्धांत, एंड लिफ्टिंग द वेल, VEIL, एंड डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक प्रलोकन का सिद्धांत। और एक और टर्म इसमें आता है प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, मतलब भविष्य के लिए, प्रोस्पेक्टिव आगे, एक होता है रिट्रोस्पेक्टिव पीछे, और एक होता है प्रोस्पेक्टिव मतलब आगे, वह सिद्धांत जो आगे लागू होगा, भविष्य में लागू होगा। अब तक जो हो चुका, आगे से लागू होगा। अब तक जो लोग क्लास में लेट आते थे अब आ चुके हैं, कल से जो क्लास में लेट आएगा उसका एंट्री नहीं दी जाएगी। फिर आज कुछ लोग लेट आए हैं और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्लास में हुआ है, तो नाउ दिस विल अप्लाई प्रोस्पेक्टिवली, कल से लागू हो जाएगा। लेट आएंगे तो फिर आपको एंट्री नहीं मिलनी है। इतने कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले तो बेयर एक्ट में निकालिए जरा। तो सबसे पहले बेयर एक्ट, आर्टिकल 13(1), इसमें शब्द का प्रयोग किया गया लॉज इन फोर्स, ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक टर्म है आपका लॉज इन फोर्स, वे सभी विधियां जो कि फोर्स में हैं, फोर्स में थी इस संविधान के लागू होने से पहले, मतलब 26 जनवरी 1950 के पहले, और अब वो संविधान के कुछ प्रावधानों से इनकंसिस्टेंट हैं, संविधान के प्रावधानों से मेल नहीं खाते हैं। टू दैट एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी, जिस सीमा तक वो मेल नहीं खाते हैं वह शून्य होगा। अर्थात लॉज इन फोर्स, वे विधियां जो संविधान के लागू होने के पहले देश में लागू थी और अब संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हो गई हैं, क्योंकि संविधान के पहले तो वो विधिवत थी, विधि सम्मत थी, लेकिन संविधान जैसे लागू हो जाएगा तो हर कोई भी लॉ जो संविधान के पहले था उसको हमारे संविधान के नियम के अनुसार होना होगा। जो नहीं होगा और जिस सीमा तक वह इनकंसिस्टेंट है, जिस सीमा तक वह हमारे संविधान से मेल नहीं खाता है, वह पोर्शन, वह भाग जो कि इनकंसिस्टेंट है, जो कि मेल नहीं खाता है हमारे संविधान से, वह भाग शून्य हो जाएगा। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 जो है वह बात करता है संविधान के लागू होने से पहले वाली विधियां, लॉज इन फोर्स, पहले वाली विधियां जो अब संविधान के लागू होने के बाद संविधान के प्रतिकूल हो गई, इनकंसिस्टेंट हो गई हैं। जिस सीमा तक प्रतिकूल है, जिस सीमा तक इनकंसिस्टेंट है, वह शून्य घोषित कर दी जाएंगी, बट नाउ दे विल नॉट बी वैलिड बिकॉज दे आर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। और लॉज इन फोर्स की डेफिनेशन देखिए कहां दे रखा है, आर्टिकल सेक्शन आर्टिकल 13 क्लॉज 3 का सब क्लॉज बी, आर्टिकल 13(3)(b) में देखिए लॉज इन फोर्स की परिभाषा है,
तो कई बार एग्जाम में आता है लॉज इन फोर्स इज, तो कई बार लॉ को ही बता के चले आते हैं लोग। तो लॉज इन फोर्स की परिभाषा अनुच्छेद 13(3) के सब क्लॉज बी में दिया हुआ है। लॉज इन फोर्स इंक्लूड्स लॉ पास बाय मेड बाय पार्लियामेंट अदर ये इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लॉज इन फोर्स का मतलब वे सभी विधियां जो इस संविधान के आने के पहले किसी सक्षम प्राधिकार या विधायिका द्वारा पारित की गई हैं और पहले वह रिपील नहीं, रिपील मतलब निरसन, और पहले उनका निरसन नहीं किया गया, समाप्त नहीं कर दिया गया है, वो लॉज इन फोर्स है। तो लॉज इन फोर्स की डेफिनेशन क्या है? वे विधियां जो किसी सक्षम प्राधिकार या सक्षम विधायिका द्वारा इस संविधान के लागू होने से पहले पारित कर दी गई हैं और उनको रिपील नहीं किया गया, रिपील निरसन का नहीं हुआ है, दे आर कॉल्ड इन लॉज इन फोर्स। वो परिभाषा है। अब शर्त क्या है 13 क्लॉज 1 का? जो लॉज इन फोर्स हैं, जो विधियां हैं जो आज की तारीख में संविधान के बाद, संविधान तक विधि संबद्ध थी, संविधान के बाद अगर वो फंडामेंटल राइट्स या किसी अन्य प्रावधान में इनकंसिस्टेंट है तो उनको शून्य कर दिया जाएगा। इनकंसिस्टेंट विद दिस पार्ट, फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है तो क्लियर हो गया लॉज इन फोर्स। लॉज इन फोर्स शब्द क्लियर हो गया। लॉज इन फोर्स मतलब वह विधि जो संविधान के पहले बनाई गई है किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा या विधायिका द्वारा और उसका निरसन, उसको रिपील नहीं किया गया है, तो वह आज की तारीख में लॉज इन फोर्स कहा जाता है इसको। दैट मीन्स अगर संविधान के पहले भी कोई लॉ बना है और किसी कॉम्पिटेंट अधिकारी द्वारा नहीं बनाया गया तो नहीं माना जाए, तो वैसे ही बेकार है। और लॉज इन फोर्स का स्टेटस आज की तारीख में क्या है? वो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में दिया हुआ है। तो जो लॉज इन फोर्स हैं, डेफिनेशन पहले समझ लीजिए, और जो लॉज इन फोर्स कैटेगरी में आते हैं विधियां, वो अगर भाग 3 पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं इसके किसी प्रावधान के विरुद्ध हैं, प्रतिकूल हैं, तो जिस सीमा तक विरुद्ध हैं उस सीमा तक वह विधि लॉज इन फोर्स शून्य हो जाएगा, मतलब उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा। करेक्ट, लॉज इन फोर्स। अब आइए आर्टिकल 13(2), इसमें बात कर रहा है द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। जो आर्टिकल 12 में आपने पढ़ा है स्टेट की परिभाषा, उस स्टेट की बात कर रहा है। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या है? किसकी बात कर रहे हो आप? किस जगह लिखा हुआ है ये? अब 13(3) की बी की बात कर रहे हैं हम लोग, आगे निकल आए हैं तो लास्ट में पूछना चाहिए आपको, बीच में नहीं। ठीक है, अब उसको बताएंगे लास्ट में। तो लॉज इन फोर्स आपका क्लियर, हम लोग 13(2) पर आ गए हैं। 13(2) में द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। कौन सा स्टेट? जो आर्टिकल 12 में डिफाइंड है, वह कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा। तो लॉज इन फोर्स संविधान के पहले की बात कर रहा है, और आर्टिकल 13(2) में स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, लॉ की विधि की बात कर रहा है। मीन्स अब संविधान बन चुका है, उसके बाद तो अब कोई बना ही नहीं सकता है। क्या लिखा हुआ है? स्टेट ऐसा कोई लॉ बनाता है विच एब्रिजेस फंडामेंटल राइट्स, और जो अधिकार भाग 3 में दिए हुए हैं उसके विरुद्ध जाता है। जिस सीमा तक विरुद्ध होगा, उसके अगेंस्ट कॉन्ट्रवेंशन में होगा, वह शून्य हो जाएगा। मतलब आर्टिकल 13 क्लॉज 1 बात कर रहा है लॉज इन फोर्स, जो कि आज़ादी के पहले इस संविधान के लागू होने के पहले की विधियों की बात कर रहा है। 13(2) बात कर रहा है एनी लॉ मेड बाय द स्टेट। आर्टिकल 12 में यह संविधान के बाद की बात कर रहा है। अगर कोई ऐसा लॉ स्टेट बनाता है, आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बनाती है, मेरठ यूनिवर्सिटी बनाती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी बनाती है,
जो कि संविधान के भाग 3 के विरुद्ध है। तो जिस एक्सटेंट तक, जिस सीमा तक और मौलिक अधिकार के जो पार्ट 3 के विरुद्ध होगी, वह शून्य घोषित कर दी जाएगी। ठीक। अब डिफाइन किया गया लॉ 13(3)(a) में, लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, एनी ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूसेज हैविंग द टेरिटरी इन द फोर्स ऑफ लॉ। तो क्लियर है आपका ये आर्टिकल 13(2) बात कर रहा है एनी लॉ मेड बाय द स्टेट which is in contravention of part 3 of the constitution shall to that extent be void। अगर राज्य ऐसा कोई विधि बनाता है, राज्य मतलब आर्टिकल 12 वाला राज्य, जो कि भाग 3 के प्रावधानों के विरुद्ध है, तो जिस सीमा तक वह विरुद्ध होगा, वह शून्य घोषित कर दिया, मतलब रद्द हो जाएगा। और लॉ की डेफिनेशन क्या है, वो गिला हुआ आपका 13(3) सब क्लॉज ए में लॉ को डिफाइंड है। लॉ में क्या क्या आता है, एनी ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, जो भी राष्ट्रपति आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस जो पारित करते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 में और राज्यपाल 213 में, तो ऑर्डिनेंस भी इस लॉ की कैटेगरी में आएगा। दैट मीन्स अगर कोई लॉ बनाते हैं अध्यादेश के द्वारा राष्ट्रपति अपने अधिकारों का प्रयोग करके 123 में, या राज्यपाल बनाते हैं 213 का प्रयोग करके, वो भी लॉ की कैटेगरी में आएगा। और वो भी अगर फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है, तो जिस सीमा तक विरुद्ध होगा वो रद्द हो जाएगा। एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, सारा कैटेगरी में आता है लॉ की परिभाषा में। डीएम ने कोई लॉ पारित, कोई आदेश पारित कर दिया कि अब राज्य जिले में ये होगा चाहे ये नहीं होगा, और फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है, वो भी इस कैटेगरी में आ जाएगा। तो लॉ, और आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, आप पढ़ भी चुके होंगे, जो हमारे प्रशासनिक विधि है और जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रत्यायोजित विधायन का जो विषय है, वो सारा का सारा आर्टिकल 13(3)(a) में जो लॉ की डेफिनेशन दे रखा है उसी से ही निकल कर आता है। कहीं भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हमारे यहाँ नहीं है, कोई एक्ट पास नहीं है। आईपीसी के लिए हर एक के लिए है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए कोई भी एक्ट नहीं है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के लिए कहीं भी कोई जिक्र नहीं है पूरे संविधान में कहीं पर भी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो आपका है उसको बल मिलता है कहाँ से, कॉन्स्टिट्यूशन से ही। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज ऑफशूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया। जो हमारे देश में प्रशासनिक विधि है, वह हमारे संविधान में जो विधि है उसी का ही ऑफशूट है, उसी का ही परिणाम है, जिसमें से अनुच्छेद 13(3)(a) में लॉ की जो परिभाषा है वो काफ़ी योगदान देती है। जो कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ है वो काफ़ी योगदान देता है। जो कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वो योगदान देता है। और जो रीजनेबलनेस, युक्त हर कृत्य युक्त होना चाहिए स्टेट का, राज्य का, तो ये सारे मिलके हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को बनाते हैं। और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को तो वैधानिकता अनुच्छेद 13(3)(2) से ही मिल जाती है, 13(3)(a) से ही मिल जाती है, डेलीगेटेड प्रत्यायोजित विधायन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आर्टिकल 13(1) में जो लॉज एंड फोर्स है वो क्लियर है। लॉज आर्टिकल 13(2) में जो लॉ लिखा हुआ है वो भी क्लियर है। और 13(3)(a) और b में जो लॉ की परिभाषा है, और 13(3)(b) में जो लॉज इन फोर्स की परिभाषा है वो आप लोग क्लियर है। अब आप कह रहे थे 13(3)(b) में देखिए, तो सब लोग 13(3)(b) देखें। लॉज इन फोर्स includes laws passed or made by legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed, और जिसका पहले निरसन नहीं हुआ है।
नॉट विद स्टैंडिंग that any such law any part thereof may not be in operation either at all or in particular areas. नॉट विद स्टैंडिंग से हम मतलब ये है, आराध्य जो आप पूछ रहे थे, कि अगर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा लॉ बनाया गया है इस संविधान के पहले, संविधान प्रारंभ होने के पहले अगर कोई कानून बना दिया गया है बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सक्षम अधिकारी द्वारा या किसी विधायिका द्वारा, वह लॉज इन फोर्स माना जाएगा, भले ही वह कानून हमारे देश के मतलब भारत क्षेत्र में भले ही ना लागू हुआ हो, नॉट विथस्टैंडिंग दैट इट वाज नॉट इन फोर्स, भले ही वह कहीं लागू ना हुआ हो या किसी भाग में ना लागू हुआ हो, जैसे कोई कई नियम कानून जो आपके हैं वो जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हैं, उसकी बात कर रहा है। नॉट विद स्टैंडिंग कि वह लॉ ऑपरेशन में हो चाहे ना हो, लेकिन अगर सक्षम अधिकारी प्राधिकार द्वारा बना जा चुका है और रिपील निरसन उसका नहीं हुआ है तो वह लॉज इन फोर्स की कैटेगरी में आएगा, भले ही वह ऑपरेशन में हो चाहे ना हो। क्लियर है बात ये? तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 लॉज इन फोर्स की बात करता है, डायरेक्ट प्रीलिम्स में आर्टिकल के नाम से आता है। आर्टिकल 13(2) लॉ की बात करता है, डेफिनेशन 13(3)(a) और 13(3)(b) में दिया हुआ, तो यही आता है एग्जाम्स में प्रीलिम्स में कि लॉ की डेफिनेशन कहाँ है या लॉज इन फोर्स की डेफिनेशन कहाँ है, तो आर्टिकल 13(3)(a) 13(3)(b। लॉज इन फोर्स से तात्पर्य क्या लिखा रहेगा, बेरेट का वो पार्ट, लॉ में क्या क्या आता है 13(3)(a) का लिखा रहेगा, उसी में ऑप्शन होंगे ऑर्डिनरी जो भी आपका है, कस्टम एंड यूसेज भी है। तो लॉ के डेफिनेशन में कस्टम एंड यूसेज भी आता है। कस्टम का मतलब को बता सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय कस्टम? लीगली, रूढ़ी और प्रथा। यस बताओ आराध्या आप, कस्टम का की, Sir, हाँ sir, any tradition that was used from a long time has now become a custom. Like any ruling or any tradition was formed on any case that has become a custom for people to refer, like like a law. नहीं, लॉ In कैसे, same type. कब लॉ माना जाएगा वो? Sir, if it is very old, if it is continuous, and नहीं if नहीं, वो it तो is ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक बताया, एकदम सही reasonable. बता रहे हो आप, लेकिन लॉ की कैटेगरी में कब बन जाएगा वो? कई ऐसी प्रथाएं हैं सैकड़ों साल चली आ रही है, सती प्रथा आ रही थी, कई आ रही थी, वो सब इलीगल हो गई, Sir, because they are not reasonable. नॉट रीजनेबल, करेक्ट। तो की पॉइंट क्या है, कई रीजनेबल प्रथाएं वो भी चल रही हैं, बताइए वर्षा। यस सर, कस्टम एंड यूसेज होते हैं सर, अगर वो कंटिन्यूस होते हैं और सर वो किसी भी पब्लिक पॉलिसी को और जो मतलब किसी भी लॉज मतलब उनके अगेंस्ट नहीं जा रहे होते हैं तो उनको सर फोर्स इन लॉ मिल जाता है, मतलब और सिर्फ वो पब्लिक पॉलिसी मॉरालिटी डिसेंसी मतलब इन सब को अगर वो इफेक्ट नहीं कर रहे होते हैं ठीक है, उनके ठीक है, कंट्री। ठीक है, तो आप ये बताइए कि छोटों को बड़ों का आदर करना चाहिए, ये ट्रेडिशन कब का है? सदियों पुराना है, तो क्या ये लॉ है? अगर छोटे बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो क्या उनको न्यायालय में आप ले आ सकते हैं? बताइए। तो बहुत पुराना ट्रेडिशन है, कंटिन्यूअस है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट भी नहीं है, जो इसका पालन नहीं करते हैं वो भी कहते हैं कि हाँ ये सही है, ऐसा होना चाहिए, तो क्या ये कस्टम की श्रेणी में माना जाएगा? और कई आप देखते हैं कि छोटे कस्टम्स जो हैं बहुत कुछ वर्षों के हैं, परंपराएं हैं, वो भी आपका आ जाता है, जैसे एयर स्पेस, एयर स्पेस जो इंटरनेशनल लॉ में लॉ बन चुका है कि कोई भी दूसरे देश के ऊपर से हवाई जहाज अपना नहीं ले जाएगा, क्योंकि एयर स्पेस उसका माना जाता है उस देश का। ये बहुत छोटी प्रथा, बहुत मुश्किल 100-200 साल हुआ है, लेकिन कस्टम श्रेणी में आ गया, लॉ बन गया है ये। तो बताइए, छोटों को बड़ों का आदर करना चाहिए, क्या ये लॉ है, कस्टम है ये? बोलिए, यस नो बोलिए, आप लोगों ने जितने, हाँ नो, ठीक,
रिकग्नाइज बाय द सॉवरन। चलिए थोड़ा सा नजदीक आप पहुंचे। देखिए एक टर्म आता है ओपिनियो जूरिस, व्हेन अ ट्रेडिशन और कस्टम गेट्स द रिकॉग्निशन ऑफ ओपिनियो जूरिस, देन इट बिकम्स अ लॉ, देन इट बिकम्स अ कस्टम। कस्टम जो लॉ है, कस्टम तो लॉ माना जाता है, संसद द्वारा बनाए गए विधि, जो लॉ बना है, एक्ट, अधिनियम से नीचे है कस्टम, लेकिन कस्टम भी लॉ है। हालांकि हिस्टोरिकल स्कूल जो आपका है वो कस्टम को सॉवरन पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉ से भी ऊपर मानता है। तो की वर्ड आपका ओपिनियो जूरिस कस्टम के लिए। ओपिनियो जूरिस का मतलब होता है व्हेन द कम्युनिटी हैज रिकॉग्नाइज्ड दैट पर्टिकुलर कस्टम शुड बी लीगली बाइंडिंग ऑन अस। बात समझ रहे हैं आप लोग? ये समाज में, व्यवस्था में सब इस बात को मान्यता दे देते हैं कि अब ये हम जुडिशियल नोटिस, ओपिनियो जूरिस, कि अब ये हम लोगों पर लीगली बाइंडिंग हो गया है। इस बात को भी लोगों ने मान्यता दे दिया है। जैसे गांव में आप देखते हैं सबके पास घर जाने का रास्ता सबका अलग अलग है, उस रास्ते का कोई लीगल, कोई एक्ट पास नहीं है, कुछ भी लॉ नहीं है, लेकिन लोग सदियों से चले आ रहे हैं। तो अब वो बाकायदा मान्यता मिल गया है गांव वासियों द्वारा कि भाई ये रास्ता इनका है, ये रास्ता इनका है, वो लीगली मान चुके हैं। तो भले ही वह कानून कस्टम से बना हुआ है, कस्टमरी राइट मिला हुआ है, वो ये रास्ता इनका, ये ऐसे ऐसे है, लेकिन उस कस्टम को वो बाकायदा लीगली भी मान्यता दे चुके हैं। तो लीगली मान्यता कब मिलती है? जब आप बता रहे हैं वो कंटिन्यूटी है, सदियों चला आ रहा है, लॉन्ग टाइम से कंटिन्यूटी है, रीजनेबल है, किसी पर्टिकुलर चीज के विरुद्ध नहीं है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है, तो उसको समाज, सोसाइटी, पॉपुलेशन, जनसंख्या उसको लीगल स्टेटस दे देता है विदाउट एनी इनेक्टमेंट। ओपिनियो जूरिस इज द की। तो एयर स्पेस जो हमारा है, कि भारत के एयर स्पेस, एयर स्पेस समझ रहे हैं आप? भारत की जो भूमि है उसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वह भारत का है। इसमें अगर कोई भी जहाज जाएगा बिना भारत के परमिशन से तो इलीगल माना जाएगा। इसके लिए कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं बना है, कोई लॉ कहीं नहीं बना हुआ ये। और बहुत हवाई जहाज ही का इन्वेंशन 100-200 साल पुराना है, तो बहुत छोटा कस्टम, लेकिन अब लोगों ने लीगली मान्यता दे दिया इस बात को, सारे देशों ने, कि भाई हर देश का जो ऊपर की जो भूमि है, ऊपर की जो हवा है, एटमॉस्फेयर है, वो उस देश का है। अगर उसके वॉलेशन को, उसके अगेंस्ट में कोई जाता है बिना बताए हुए, तो इलीगल माना जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं ड्रोन, ड्रोन का जो प्रयोग हो रहा है वो क्या एयर स्पेस का वॉलेशन है? वो इलीगल है, जबकि इसके लिए कोई लॉ नहीं बना, ये कस्टमरी हो चुका है। सारे देश मिलके मान चुके हैं कि सबके ऊपर का जो स्पेस है, एयर स्पेस है, वो उसका है। अगर वहां किसी को जाना है तो उस देश से ही परमिशन लेना होगा, नहीं तो इलीगल है। तो दैट इज कस्टम। तो कस्टम का जो की रिक्वायरमेंट है ओपिनियो जूरिस। खैर एनीवे, आप लोग पढ़ें, ठीक, अच्छी बात है। तो ये सारी बातें आपकी हैं, क्लियर है बात आपका? तो 13(3) में क्या है? 13(1), 13(2), 13(3). अब इसी में सारे वर्ड आपने देखे हैं, टू द एक्सटेंट, जिस सीमा तक, इसी से डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है, वॉइड होगा। तो सारे सिद्धांत इसी से निकले, जुडिशियल रिव्यू इसी से निकला है। अब लिखिए तो डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्लोकन का सिद्धांत। जो कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू है वो इसी से निकल के आया है। अनुच्छेद 13(2) में क्या है? अनुच्छेद 13(2) पढ़िए। एनी लॉ मेड बाय द स्टेट, कोई लॉ जो स्टेट द्वारा बनाया जाता है फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है, भाग 3 के विरुद्ध है, उस एक्सटेंट तक वॉइड होगा। उसको वॉइड घोषित कौन करेगा?
तो यहीं से आपका जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत आया, जो कि अक्सर एग्जाम्स में आता है, अक्सर क्या, हर साल ही आता है। लेकिन एक प्रश्न लिखिए तो, पहला प्रश्न लिखिए, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज बीन गिवन टू, पहला एक लिखिए, न्यायिक प्रलोभन का अधिकार है, पहला ऑप्शन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, जो संवैधानिक न्यायालय हैं, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तीसरा हाई कोर्ट, ऑल हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया, चौथा अवेलेबल टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, और पांचवा अवेलेबल टू हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226। इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है? न्यायिक प्रलोभन का अधिकार निम्नलिखित में से कितनों के पास है, इसमें से किसके पास नहीं है? और एक सवाल लिखिए, डिफाइन जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक प्रलोभन को परिभाषित करिए, डिफाइन। नहीं आ रहा किसी को क्या? ये तो आपको एडवांस बताना चाहिए तुरंत। है किसी को जानकारी? बोलिए, यस नो बोलिए। बाकी सब आंसर इसमें से कौन से नहीं है, ये बताइए हमको। जुडिशियल पावर के संदर्भ में कौन सा गलत है, इसमें से जितने आपने लिखे हैं उसमें से कौन सा गलत है? इसमें सारे सही हैं, कोई गलत नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहा जाता है। संवैधानिक न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। तो ये पावर आपका, हाँ, सारे ऑल आर राइट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इसके अलावा बाकी किसी न्यायालय को प्राप्त नहीं है, किसी भी अधिकारी को प्राप्त नहीं जुडिशियल रिव्यू का। 32 में सुप्रीम कोर्ट, 226 में हाई कोर्ट। तो एग्जाम में कोई भी ऑप्शन आ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आता है, केवल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को ही मिला हुआ है, बाकी किसी न्यायालय की बात आती है तो मना कर देना है। एक सवाल तो याद है कि जुडिशियल रिव्यू का पावर किसको मिला हुआ था? इन्हीं को मिला हुआ है। जुडिशियल रिव्यू है क्या? फटाफट जरा 2 लाइन लिखिए तो, व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल रिव्यू? न्यायिक प्रलोभन से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? लिखिए, न्यायिक पुनर्लोकन, जुडिशियल रिव्यू, न्याय पुनर्लोकन न्यायपालिका का वह अधिकार है, ब्रैकेट में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, न्याय पुनर्लोकन संवैधानिक न्यायालयों का वह अधिकार है जिसके तहत वह राज्य द्वारा बनाए गए किसी भी नियम, किसी भी विधि को शून्य करने का अधिकार रखते हैं। अगर
राज्य द्वारा बनाई गई वह विधि संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू of the constitutional courts, that is High Court and Supreme Court, is the power to declare the laws and acts passed by the state if they are against the provisions of the Constitution. That is, judicial review is the power of the constitutional courts to test the acts of state, that is legislature and executive, on the bedrock of provisions of Constitution of India, and if found against them, then to declare that act or law unconstitutional or void. अर्थात न्यायिक पुनर्लोकन वह अधिकार है, वह कर्तव्य है जिसके तहत संवैधानिक न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय राज्य के कृत्य और विधियों, राज्य मतलब कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका के कृत्यों को सर्वोच्च न्यायालय के मापदंड पर परीक्षण करना और अगर उसके विरुद्ध पाते हैं संविधान के, तो उसको असंवैधानिक घोषित करके शून्य कर देना। दिस इज जुडिशियल रिव्यू, दिस इज डेफिनेशन जुडिशियल रिव्यू, जिसका कि एक एग्जाम्पल आपका अनुच्छेद 13(2) है, जिसका कि एक उदाहरण 13(2) है। 13(2) इज द पावर ऑफ द कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू। राज्य अगर ऐसा कोई भी लॉ बनाता है, ऐसा कोई कानून बनाता है जो कि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, पार्ट 3 के विरुद्ध हो, तो न्यायपालिका उसका परीक्षण करके उसको रद्द घोषित कर देगी, असंवैधानिक घोषित कर देगी, वो लागू नहीं होगा। इफ द एक्ट्स लॉज पास बाय द स्टेट आर अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स। तो जुडिशियल रिव्यू कंसेप्ट यहीं से स्टार्ट हुआ, लेकिन केवल ये एग्जाम्पल है, ये जुडिशियल रिव्यू का एक उदाहरण है, केवल 13(2) ही फंडामेंटल जुडिशियल रिव्यू नहीं है। मैंने क्या लिखा है डेफिनेशन आपको, संविधान के प्रावधानों के आधार पर अगर कोई भी कृत्य संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है तो एक प्रावधान 13(2) है, और कहां पर है, और कौन से ऐसे लॉज हैं देख रहे हैं आप। तो कोई भी संविधान में हमारा कोई भी प्रावधान है, जैसे हाई कोर्ट एंड जजेस की क्वालिफिकेशन दे रखी है, अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन दे रखी है, सीएजी, फाइनेंस कमीशन, इंटर काउंसिल, इलेक्शन कमीशन, इन सबका बकायदा क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी दे रखा है कि कौन बन सकता है, संविधान निर्धारित कर रखा है। और उस संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध अगर किसी को बनाया जाता है तो भी उसका जुडिशियल रिव्यू, तो भी देखते हैं हाई कोर्ट में रिट दाखिल होती है, सुप्रीम कोर्ट रिट दाखिल होती है। तो संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन होगा तो उसको न्यायालय में आप चैलेंज कर सकते हैं, वही जुडिशियल रिव्यू है। 13(2) सबसे मजबूत, सबसे एक्सप्लिसिट
एक्सप्लिसिट मतलब जो दिखाई पड़ता है। सबसे ठोस उदाहरण है जुडिशियल रिव्यू का अनुच्छेद 13(2). लेकिन जुडिशियल रिव्यू में सारी बातें आती हैं। टू 265 देखिए तो आर्टिकल 265, आर्टिकल 265 देखिए, आर्टिकल 301 देखिए, आर्टिकल 356 देखिए। एक्सप्लिसिट EXPLICIT, एक्सप्लिसिट EXPLICIT, एक्सप्लिसिट मतलब एकदम दिखाई पड़ता है। तो सब में कंडीशन लिखा हुआ 265 में क्या है, नो टैक्स कैन बी इम्पोज्ड एक्सेप्ट बाय फोर्स ऑफ लॉ। बिना विधि के कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता है। विधि यहाँ मतलब लेजिस्लेचर से है। तो अगर डीएम ने या सरकार ने कोई टैक्स लगा दिया तो इलीगल हो जाएगा वो, क्योंकि संविधान कहता है कर केवल विधि से ही लगाया जा सकता है, मतलब विधायिका द्वारा यहाँ पर मतलब है। तो भी चैलेंज होगा। 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन लागू तब होगा जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाएगी। मतलब शर्त क्या है, संवैधानिक ढांचा विफल होना चाहिए। तो और आप ये कहते हैं कि बिहार में चाहे मध्य प्रदेश में चाहे यूपी में सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, जबकि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल नहीं हुई है, क्योंकि वो शर्त है। आप एविडेंस देंगे नहीं फेल हुए, वो अलग बात है, लेकिन ऑन दैट ग्राउंड, क्योंकि वो कंडीशन है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो मनमर्जी नहीं है सरकार की कहीं किसी भी राज्य में 356 का प्रयोग कर लेगी। वहां संवैधानिक ढांचा विफल होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल होनी चाहिए, वो प्रायर कंडीशन है। ऐसे 301 में है, देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पूरे भारत के भूभाग में व्यापार और वाणिज्य मुक्त होगा। मतलब अगर कोई सरकार, कोई राज्य ट्रेड एंड कॉमर्स पर अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाती है तो वह फिर वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब यह है कि न्यायपालिका, वो तो टोल टैक्स तो आपका जो है फॉर मेंटेनेंस ऑफ रोड्स है, अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कैटेगरी में अगर आ जाता है तो जुडिशियल रिव्यू न्यायपालिका का वह अधिकार है जिसको कि वह राज्य के कृत्यों को, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के कृत्यों को, उनके द्वारा बनाए गए विधियों को संविधान के प्रावधानों के मापदंड पर उनका परीक्षण करती है, और अगर पाती है कि संविधान के विरुद्ध है तो उसको शून्य घोषित कर देती है। दिस इज जुडिशियल, दिस इज द पावर जुडिशियल ऑफ द कोर्ट्स। तो कोई भी प्रावधान हो सकता है, लेकिन उसका सबसे प्रत्यक्ष और सबसे मजबूत ठोस उदाहरण आपका अनुच्छेद 13(2) है। जुडिशियल रिव्यू हम लोग डिस्कस करेंगे और डिटेल में आगे आएगा जब आर्टिकल 31A 31B की बात आएगी और 9th शेड्यूल की बात आएगी। कई केस लॉज के बाद आए हैं, संवैधानिक बेंचेस के कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के आए हैं डेफिनेशंस। राष्ट्रपति, संसदीय प्रणाली में सारे काम राष्ट्रपति करता है, लेकिन राय देता है मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई राय का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये सारे बातें। तो जुडिशियल रिव्यू एक बड़ा कंसेप्ट है, कई जगहों पर आएगा, फंडामेंटल राइट्स कंटेक्स्ट में हम लोगों ने बताई है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आता है, सबसे ज्यादा जो विवाद पैदा होता है, मंत्रिपरिषद जो सलाह देता है उसके जुडिशियल रिव्यू का। तो किस एक्सटेंट में जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, 9th शेड्यूल की बात आती है तब जुडिशियल रिव्यू की बात आती है, क्योंकि 31B में दिया हुआ है कि 9th शेड्यूल में कोई भी अगर लॉ चला जाएगा उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। तो क्या उसके तथ्य हैं, क्या फैक्ट्स है, क्या सिद्धांत है वो। जुडिशियल रिव्यू इज अ वेरी बिग कंसेप्ट, वाइडर कंसेप्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया बेसिक बात जुडिशियल रिव्यू की।
13(2) के कंटेक्स्ट में। अब जो आपका अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 313(2) में क्या लिखा है? द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, राज्य ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगा। और स्टेट की डेफिनेशन में क्या आता है? आर्टिकल 12 के अनुसार क्या पार्लियामेंट स्टेट की डेफिनेशन में आता है? बोलिए यस और नो, लिखिए जल्दी। नहीं आता है, पार्लियामेंट स्टेट डेफिनेशन नहीं आता है। हम लोग 2 दिन से 3 दिन से यही पढ़ रहे हैं और आप कह रहे हैं नो। इसका मतलब ध्यान से पढ़ नहीं रहे हैं। स्टेट की डेफिनेशन की बात हो रही है आराध्य। द स्टेट, इसका मतलब आपको कोई बात समझ में आ नहीं रही है। इसको मतलब आप ध्यान से देख, प्री ऑक्युपाइड मत रहिए किसी चीज से पहले से ही। साफ साफ लिखा हुआ आर्टिकल 12 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट, विवाद केवल अदर अथॉरिटीज को लेके था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट तो स्टेट की परिभाषा में आता है आर्टिकल 12 में। अनुच्छेद 13(2) में लिखा हुआ है द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। स्टेट मतलब आर्टिकल 12 वाला स्टेट, उसमें पार्लियामेंट भी आता है। और अमेंडमेंट कौन करता है? 368 में, 368 द्वारा अमेंडमेंट का अधिकार पार्लियामेंट को मिला हुआ है। तो अनुच्छेद 368 368 के प्रोसीजर को अपनाकर पार्लियामेंट अगर किसी प्रावधान का अमेंडमेंट करती है तो जो अमेंडमेंट निकल के बाहर आता है, अमेंडमेंट एक्ट, वह अनुच्छेद 13(2) की जो डेफिनेशन है लॉ की, उसमें लॉ माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट द्वारा बनाई गया कानून जो विधि है, वह अनुच्छेद 13(2) की लॉ की परिभाषा में आएगा कि नहीं आएगा। वह अनुच्छेद 13(3) के ए में जो लॉ की परिभाषा उसमें आएगा कि नहीं आएगा, ये प्रश्न आपका है। तो बताइए आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इसका विशेष महत्व है। आर्टिकल 368 में जो लॉ बन रहा है, अगर वह लॉ भी आर्टिकल 13(2) में जो लॉ की बात की जा रही है, उस लॉ की डेफिनेशन में अगर आएगा तो अमेंडमेंट द्वारा भी आप फंडामेंटल राइट्स में कोई फेरबदल नहीं कर पाएंगे। इसलिए महत्वपूर्ण है ये। फिर समझिए इस बात को। आर्टिकल 13(2) कहता है द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच एवरेजेस फंडामेंटल राइट्स। और अगर ऐसा करता है तो जिस सीमा तक वह भाग 3 के विरुद्ध है, जिस सीमा तक वह मतलब विरुद्ध है, वह शून्य घोषित हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न यह है कि अमेंडमेंट जो एक्ट है वह भी एक लॉ है। 368 में जो अमेंडमेंट एक्ट पास होता है वह भी एक लॉ है। तो क्या 368 के तहत जो लॉ है वह भी 13(2) में दिए गए लॉ की परिभाषा में आता है कि नहीं आता है? पहले इशू समझिए। अगर 13(2) की लॉ की डेफिनेशन में आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट लॉ पास करके भी फंडामेंटल राइट्स में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। इशू क्लियर है ये? इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है ये। इशू यहां पर यह है कि वेदर अमेंडमेंट एक्ट comes under the definition of law or not in article 13(2). The law made by amendment act under article 368 comes under the definition of law in article 13(2) or not। ये प्रश्न आपका इशू ही है। यस नो पहले करना होगा। फिर दूसरा, इसी पर डिपेंड करता है कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड और नॉट।
तो अगर 368 के अंतर्गत जो लॉ है, 368 में जो अमेंडमेंट एक्ट पारित है, जो लॉ बन रहा है, अगर वह लॉ की डेफिनेशन में आएगा 13(2) के, तो अमेंडमेंट भी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड या परिवर्तित नहीं कर सकता है। लेकिन अगर उस डेफिनेशन में नहीं आता है, अमेंडमेंट एक्ट, लॉ मेड अंडर अमेंडमेंट एक्ट, अगर लॉ की परिभाषा में नहीं आएगा 13(2) के उद्देश्य से, तो वह फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर पाएगा। इसलिए समझना इसको आवश्यक है। इसको इस प्रश्न का उत्तर जो है, इवोल्यूशन कई केसेस लॉ के बाद आया है। इसको आपको समझना है क्योंकि एग्जाम्स में आता भी है। तो आंसर तो ठीक बता रहा था आपने कि नहीं, नो इट इज नॉट। अमेंडमेंट द्वारा जो लॉ बनाया जा रहा है वो 13(2) की कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन इवोल्यूशन के जरिए आया है। तो मैं आपको कुछ लिखा दे रहा हूँ, लिखिए, फिर थोड़ा समझ में फिर आएगा। देखिए, इन शंकरी प्रसाद केस, शंकरी प्रसाद वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत बनाई गई विधि, 368 के अंतर्गत बनाए गए संशोधन अधिनियम की विधि 13(2) की विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि 368 एक विशेष प्रकार का संसद का अधिकार है और वह सामान्य विधायी प्रक्रिया नहीं है। इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। तो शंकरी प्रसाद केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि 368 जो है वह ऑर्डिनरी लॉ नहीं है, पार्लियामेंट का स्पेशल पावर के तहत बनता है, वह सामान्य विधायी प्रक्रिया नहीं है। इसलिए 368 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो लॉ बनता है वह 13(2) में जिस लॉ की बात की जा रही है, जिस कानून की बात की जा रही है, उसकी कैटेगरी में 368 वाला लॉ नहीं आता है शंकरी प्रसाद केस में। इसके बाद का केस लॉ है सज्जान सिंह केस। सज्जान सिंह वाद में भी सर्वोच्च न्यायालय ने वही बात दोहराई जो शंकरी प्रसाद वाद में थी। पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर कह दिया कि यहाँ पे 368 स्पेशल लॉ है, वो आर्टिकल 13(2) वाले लॉ कैटेगरी में नहीं, परिभाषा में नहीं आता। फिर आपका इसके बाद आया गोलकनाथ केस, जो कि बहुत ही फेमस केस है। कई बार प्लेस में सवाल आता है, स्टूडेंट जनरली इसका उत्तर गलत देते हैं। गोलकनाथ केस वाद ने, क्योंकि 6-5-11 जज की पीठ थी, गोलकनाथ वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद और सज्जान सिंह वाद में दिए गए निर्णय को पलट दिया, ओवर रूल्ड। एक है गोलकनाथ केस ओवर रूल्ड द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर गोलकनाथ केस ओवर रूल्ड द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन शंकरी प्रसाद एंड सज्जान सिंह। गोलकनाथ केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि पार्लियामेंट अनुच्छेद 12 के अनुसार स्टेट की परिभाषा में आता है और 368 में जो लॉ बनाया जाएगा अमेंडमेंट द्वारा, वह लॉ की परिभाषा में आएगा। और 368 का जो लॉ है उसका प्रयोग करके संसद फंडामेंटल राइट्स में चेंज नहीं कर सकती है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स एक बहुत ही पवित्र प्रावधान है। उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ की इजाजत पार्लियामेंट को नहीं दी जा सकती। और अगर 368 को लॉ के डेफिनेशन में नहीं रखना होता तो संविधान ने ये बात लिख दी होती
कि लॉ अंडर 368 डज नॉट कम अंडर दिस डेफिनेशन ऑफ लॉ। तो एक तो गोलकनाथ केस ने स्पष्ट कह दिया है कि पार्लियामेंट द्वारा अमेंडमेंट जो बनाया जाता है, अमेंडमेंट एक्ट 368, जो उसमें लॉ बनता है, कानून बनता है, वह भी लॉ के डेफिनेशन में आता है, जिसका कि प्रावधान 13(2) में है। पहले के दो बात को उसने ओवर रूल कर दिया, बट गेव द कंसेप्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। अक्सर एग्जाम्स में आता है कि प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का सिद्धांत किस वाद में आया, और एसजीएस में तो 2-2 मार्क्स में लिखने को कहा था प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का मतलब क्या हुआ। लेकिन गोलकनाथ केस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का सिद्धांत दिया, मतलब जो यह निर्णय दे रहा है सर्वोच्च न्यायालय, अब यह भविष्य में आने वाले अमेंडमेंट पर लागू होगा। अर्थात जो अमेंडमेंट, जो 17वां अमेंडमेंट था, गोलकनाथ केस में 17th अमेंडमेंट एक चैलेंज हुआ था, 17वां। इसके पहले जो अमेंडमेंट पास हो चुके हैं और उनमें जो निर्णय दिया जा चुका है, उस पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वो जस के तस रहेंगे। लेकिन भविष्य में वैसा नहीं होगा। 368 में जो लॉ बनेगा वह लॉ की कैटेगरी में माना जाएगा 13(2) के लिए, लेकिन भविष्य में गोलकनाथ केस के बाद जो आने वाले अमेंडमेंट्स हैं उनके लिए। तो दिस इज कंसेप्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। भविष्य के अमेंडमेंट्स के लिए, भविष्य के लिए ये लॉ लागू होगा। मतलब इसके पहले जो शंकरी प्रसाद और सज्जान सिंह में जो अमेंडमेंट आए थे, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो जैसे तैसे थे, आगे से ऐसा होगा। देन दिस इशू अगेन केम बिफोर द कोर्ट इन द केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में भी, केशवानंद भारती केस में भी यह वाद सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया कि 368 में बनाया गया लॉ अनुच्छेद 13(2) की लॉ की डेफिनेशन में आता है कि नहीं। तो 7-6 13 जजेस की बेंच थी केशवानंद भारती केस में, और अभी तक भारतीय इतिहास के, भारत संवैधानिक इतिहास में सर्वोच्च न्यायालय की सबसे बड़ी पीठ रही है, 13 जजेस की। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः कह दिया कि 368 के तहत बनाया गया कानून, अमेंडमेंट के तहत बनाया गया पार्लियामेंट द्वारा अमेंडमेंट लॉ, अनुच्छेद 13(2) के लॉ की डेफिनेशन में नहीं आता है। अर्थात अमेंडमेंट द्वारा पास करके, अमेंडमेंट द्वारा लॉ बनाकर फंडामेंटल राइट्स में परिवर्तित किया जा सकता है। क्योंकि स्पेशल पावर है, पार्लियामेंट का स्पेशल पावर है 368, वह सामान्य वह सामान्य विधायी प्रक्रिया नहीं है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि 368 के तहत जो लॉ बनता है वह 13(2) की लॉ की डेफिनेशन में है कि नहीं। तो आंसर आज की तारीख में है नो। और ये केस लॉ 4 हैं क्रोनोलॉजी में, शंकरी प्रसाद, सज्जान सिंह केस, गोलकनाथ केस, और ये आपका केशवानंद भारती केस। अब जो अगला प्रश्न है, कैन फंडामेंटल राइट्स बी अमेंडेड, इसका उत्तर आपको डिटेल चाहिए। तो फिर वही बात आएगी, लॉ है कि नहीं है, आधार वही रहेगा, लेकिन थोड़ा डिटेल में। 24वें अमेंडमेंट में बाकायदा 5 प्रोविजन जोड़े गए कॉन्स्टिट्यूशन में, अनुच्छेद 13 में जोड़ा गया 368, ताकि सब चीज़ क्लियर हो जाए। तो ये फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड और नॉट, ये हम लोग डिस्कस करेंगे कल, क्योंकि डिटेल डिस्कस करना है किस केस लॉ में कौन सा अमेंडमेंट था, क्या बात जोड़ी गई, ऐसे करके केशवानंद भारती केस का। और जो आपके डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, वेवर, सिविलिबिलिटी एंड वेर, तब जाके आपका आर्टिकल 13 ये कंप्लीट होगा। तो टॉपिक लिखिए जरा, तो वेदर फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड और नॉट, क्या मौलिक अधिकारों का संशोधन हो सकता है, यस और नो, पहली चीज। दूसरा प्रश्न लिखिए, द फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड और नॉट डिपेंड्स
upon the basic fundamental rights can be amended or not depends upon the basic issue whether law made by any amendment act, article 368, whether law made by the amendment act under article 368 comes under the definition of law given in article 13(2) or not, इस पर निर्भर करेगा। मौलिक अधिकारों का संशोधन हो सकता है कि नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि 368 में जो कानून बनाया जाएगा, जो अमेंडमेंट लॉ बनेगा, वह अनुच्छेद 13(2) की विधि की परिभाषा में आता है कि नहीं। इसी को समझ लेंगे तो उसका आंसर मिल जाएगा, फंडामेंटल राइट्स का अमेंडमेंट नॉट। तो थोड़ा सा हम लोग डिटेल डिस्कस करें किस कौन सा अमेंडमेंट किस लॉ में आया, कैसे चेंज करके क्या क्या हुआ, ये हम लोग कल करेंगे, प्लस जो डॉक्ट्रिन्स आपके हैं। कुछ पूछना है किसी को आज किसी को पूछना है कुछ? चलिए फिर कल टुमारो एट 7:30। ओके।